नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी परीक्षा की तैयारी घर रह के कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस की बेनिफिट प्राप्त होगी। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirants for international relation. I also conduct course classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप फैकल्टी से परिचित होने का एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, जिसमें सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष शांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह तथा आशीष मलिक शामिल हैं। अनअकैडमी जो है वो 15,500 से अधिक कोर्सेस उपलब्ध कराती है, और इन कोर्सेस का बेनिफिट आपको तभी मिल सकेगा जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। इन कोर्सेस के तहत आपको पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस, ये सारे कोर्स आपको अवेलेबल होंगे। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो इस कोर्सेस के तहत जो फैसिलिटी आपको अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है, उसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ प्राप्त होगा। और इस कोर्सेस के लिए जो फी स्ट्रक्चर तय किया गया है, जो शुल्क संरचना बनाई गई है अनअकैडमी की तरफ से, उसमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, 3 मंथ की फीस 22,500 रुपये है, 6 मंथ की फीस 40,500 रुपये है, 1 ईयर की फीस 49,500 रुपये है, 2 ईयर की फीस 72,000 रुपये है और 3 ईयर्स की फीस 19,000 मतलब 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी से जुड़ते हैं और इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 1 मंथ की फीस जो 9,000 रुपये है, वो आपकी 8,100 रुपये हो जाएगी। 3 मंथ की फीस जो 22,500 है, वो 20,250 रुपये हो जाएगी। 6 मंथ की फीस जो 40,500 है, वो 36,450 रुपये हो जाएगी। 1 ईयर की फीस 49,500 है, वो आपकी 44,550 हो जाएगी। 2 ईयर्स की फीस 72,000 है, वो आपकी 64,800 रुपये हो जाएगी। और 3 ईयर्स की फीस जो 90,000 है, वो आपकी 81,000 रुपये हो जाएगी, यदि आप NPS 10 के तहत इस कोर्स को लेते हैं। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्स को मतलब ज्वाइन करते हैं, उसे लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सुविधाएं जो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने पर मिल रही थी, उसकी तुलना में बहुत बढ़ जाती हैं। उसके कंपैरिजन में ये बहुत विस्तृत हो जाती हैं। जैसे इसके तहत आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, और डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। स्टडी प्लानर की सुविधा होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। और इस कोर्स की फीस जो अनअकैडमी के द्वारा
डिसाइड की गई है वो 1 ईयर की फीस 69,500 रुपये है। 2 ईयर्स की फीस 1,07,000 रुपये है। 3 ईयर्स की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS10 के तहत आप इस कोर्स से जुड़ते हैं, इस कोड को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 ईयर की फीस है 69,500 रुपये, ये आपकी घटकर 62,550 रुपये हो जाएगी। जो 2 ईयर्स की फीस है 1,07,000 रुपये, ये घटकर 96,300 रुपये हो जाएगी। और 3 ईयर्स की फीस जो 1,41,000 रुपये है, वो घटकर 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे यदि आप मेरे कोड NPS10 का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अनअकैडमी के द्वारा तमाम ऑप्शनल कोर्स को लेके भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसमें उसकी फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और उसमें जो फीस संरचना बनाई गई है उसमें 1 महीने की फीस 5,000 रुपये है, 6 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 1 साल की फीस 27,500 है, 2 साल की फीस 40,000 रुपये है और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। इस फीस में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप मेरे कोड NPS10 के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं। इसमें जो 1 महीने की फीस 500 रुपये है, ये 1 महीने की फीस आपको 4,500 रुपये हो जाएगी। 6 महीने की फीस 22,500 है, ये आपको 20,250 रुपये हो जाएगी। 1 ईयर की फीस जो 27,500 है, ये आपकी फीस हो जाएगी 24,750 रुपये। इसी प्रकार जो 2 ईयर्स की फीस 40,000 रुपये है, वो हो जाएगी आपकी 36,000 रुपये। जो 3 ईयर्स की फीस 50,000 रुपये है, ये आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी यदि आप NPS10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, NPS10 कोड के तहत अनअकैडमी के इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। तो 10% के डिस्काउंट के साथ आपकी फीस में ये छूट दे दी जाएगी। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं, जिस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो भारतीय संविधान पर दुनिया के अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव, या यूं कह लें कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान बनाए गए, प्रावधान शामिल किए गए, उन प्रावधानों को लेके भारतीय संविधान सभा दुनिया के अन्य देशों के संविधानों में शामिल प्रावधानों से कहाँ तक प्रभावित थी और उनका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे आज। तो भारत के संविधान पर दुनिया के प्रमुख देशों के संविधानों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने के कारण भारत के लोग ब्रिटिश शासन प्रणाली और यूं कह लें कि पश्चिमी देशों के राजनीतिक संस्थाओं से भली भांति परिचित हो चुके थे। संविधान निर्मात्री सभा जिस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रही थी, उस समय उसके पास यह विकल्प उपलब्ध था, यह विकल्प मौजूद था कि जिन देशों के संविधान पहले लिखे जा चुके हैं, जिन देशों का संविधान पहले बनाया जा चुका है, उनके संविधानों में से उपयुक्त प्रावधानों का प्रयोग, उपयुक्त प्रोविजंस का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए भी कर लिया जाए। और भारतीय संविधान सभा इसी दृष्टिकोण से दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन तथा विस्तृत अध्ययन किया और उन्हें जो भी प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लगे, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। भारतीय संविधान के निर्माण की इस प्रकृति को देखते हुए, इस टेंडेंसी को देखते हुए, कुछ राष्ट्रवादी सदस्यों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इस प्रकार से भारतीय संविधान की रचना करना दास मनोवृत्ति का सूचक है, गुलामी का सूचक है। ये एक आरोप लगाया गया कुछ राष्ट्रवादी सदस्यों के द्वारा।
यद्यपि संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर लगाए गए इस प्रकार का आरोप निराधार कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अनुसंधान या गंभीर विचार विमर्श करते हुए पूर्व के ज्ञान विज्ञान को अपने पहले की जानकारियों को आधार बनाया जाना समय, श्रम, शक्ति और धन बचाने के लिए तो जरूरी है ही। इस दृष्टि से भी जरूरी है कि कहीं कोई ऐसी बातें छूट न जाए, ऐसी बातें जिनको बारे में हम संभवतः न सोच पाए, तो वो भी हमको विकल्पों के रूप में उपलब्ध मिल गई। क्योंकि भारतीय संविधान सभा जो है वो भारत के लिए दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाना चाहती थी, सबसे श्रेष्ठ संविधान बनाना चाहती थी। इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया गया कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान न छूटने पाए जिससे संविधान अधूरा अधूरा लगे। इसी दृष्टिकोण से दुनिया के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उनके जो भी प्रावधान वो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप प्रतीत हुए, उनका प्रयोग भारतीय संविधान में कर लिया गया। अब इस क्रम में अगर आप ध्यान दें तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश शासन काल के उत्तरार्ध में बनाया गया एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत कानून था। अब इस कानून की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कानून में कुल 321 अनुच्छेद, जिसे उस समय धाराएं कहा गया था, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 16 भाग थे जिनका प्रावधान भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में किया गया था। तो इस कानून की इस संरचना को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि वो कितना बृहद, कितना विस्तृत कानूनी दस्तावेज था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के इस 321 अनुच्छेदों में से 200 अनुच्छेदों को प्रत्यक्ष तौर पर लेकर भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया, किंतु इन्हें लेने का वास्तविक कारण यह नहीं था कि भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संविधानविदों के वैचारिक प्रभाव में थे। इसका ये कारण नहीं था कि संविधान सभा पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव था या हमारी संविधान सभा जो है वो ब्रिटेन के जो संविधान विशेषज्ञ थे उनके वैचारिक प्रभाव में थे, उनकी वैचारिकता का अनुकरण कर रहे थे। ये बिल्कुल उसका कारण नहीं था, बल्कि इसका प्रमुख कारण यह था कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासन कार्य के संचालन का हमें पर्याप्त अनुभव हो चुका था और उसके उपयोगी प्रावधानों को समझ पाने में हम यकीनन समर्थ हो चुके थे। क्योंकि जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को इसे स्वतंत्रता के पहले भारत में लागू किया जा चुका था। तो एक लंबे समय तक भारतीय जनमानस इस प्रावधानों के तहत मतलब रहने के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी। इस प्रावधानों के तहत जो शासन कार्य का संचालन था उसके तहत उसने अपने को एडजस्ट कर लिया था। इसलिए संविधान निर्माताओं को लगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की जो स्थिति थी कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित था, निरक्षर था, जिसे न तो अपने अधिकारों का ज्ञान था न तो अपने दायित्वों का ज्ञान था। तो संविधान सभा को लगा कि अगर कोई नया कानून का प्रयोग इनके ऊपर किया गया तो जो इनकी समझ से बाहर होगा, इसलिए राज व्यवस्था को उस सरलता और सहजता से संचालित नहीं किया जा सकेगा
जिस सरलता और सहजता से संचालित तब किया जा सकता है जब उन प्रावधानों को लाया जाए जिनको वो समझ चुके हों या जिनको समझने में वो समर्थ हो चुके हों। इसी उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1935 के 321 धाराओं में से 200 अनुच्छेदों को 200 धाराओं को प्रत्यक्ष रूप से लेके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब भारतीय संविधान के निर्माण की इसी प्रकृति को देखते हुए भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है कि क्या भारतीय संविधान में कुछ भी मौलिक है कि नहीं है। यह प्रश्न संविधान सभा के समक्ष भी उठाया गया था कि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक है कि नहीं। अगर हम मतलब अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका से, रसा से लेके हम अपना संविधान बना रहे हैं, तो हमारे अपने संविधान की मौलिकता क्या है, हमारे अपने संविधान की आखिर ओरिजिनलिटी क्या है, इसको लेके आरोप लगाया गया था भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि कह दिया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। भारतीय संविधान उधार का संविधान, बैरोबैक से इसकी तुलना कर दी। और कुछ लोग तो और आगे बढ़ते हुए इसे कहा कि ये तो पैबंद का काम है और का पैचेज कहा। हालांकि इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भाई यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, भारतीय संविधान पैबंद का काम है, तो आखिर उनसे पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई नई बात हो सकती है। जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया गया अमेरिका का 1776 में, तब से जब भारत का संविधान बन रहा है, तब से लेकर अब तक 100 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुके थे। और इस कालावधि के दौरान मतलब 1776 से लेके 1946 में जब भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही थी, तब के बीच बहुत सारे देशों ने अपने संविधानों का निर्माण कर लिया था। और यही कारण है कि सारे देशों के संविधानों के मूल उपबंध जो हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। भाई सब सारे देशों ने अपनी राज व्यवस्था से संबंधित उपबंधों का प्रावधान ही संविधान में किया था। इसलिए सारे देशों के संविधानों के मूल प्रावधान जो है वो उनमें कहीं ज्यादा सिमिलरिटी दिख रही थी, कहीं ज्यादा सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है। आगे उन्होंने कहा था कि भाई अगर संविधान की नवीनता का आप परीक्षण करना चाहें कि हमारा संविधान एक नवीन संविधान है कि नहीं है, एक मौलिक संविधान है कि नहीं है, तो भाई यदि संविधान में कुछ नया करने की चीज है तो वह यह है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए जो उस समय बना दिया गया संविधान, क्योंकि संविधान जब बनाया गया तो आप जानते हैं कि उस समय देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनका प्रभाव पड़ा होगा संविधान निर्मात्री सभा की। और जैसा कि जानते हैं कि ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जब भी कोई रचना की जा रही होती है तो उस रचना पर उस देश, काल और परिस्थिति का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। रचनाकार के मन और मस्तिष्क पर वो तत्कालीन परिस्थितियों का एक बड़ा प्रभाव होता है। उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही वो अपनी रचना का को मतलब एक स्वरूप देता है। तो जाहिर सी बात है कि संविधान निर्मात्री सभा 1946 में जब संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ की थी तो उस समय हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब परिस्थितियां कैसी थी, तो इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा होगा। उन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने संविधान की रचना आरंभ की होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे चलकर उन परिस्थितियों में तमाम सुधार संशोधन हुए होंगे और उसके बाद शायद वो संविधान, वो प्रावधान हमारे लिए उतना उपादेय, उतना उपयोगी न रह जाए।
इसीलिए संविधान में की नवीनता को बनाए रखने के लिए, संविधान की उपादेयता और उपयोगिता को बनाए रखने के लिए संविधान में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया। तो नवीनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मौलिक संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात महत्वपूर्ण है कि उसमें ये प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है कि किसी देश के संविधान को, देश के संविधान को अपनी जरूरतों के मुताबिक, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक, अपनी आवश्यकता, अपनी नीड्स के मुताबिक उन्हें अद्यतन बनाए जाने का प्रावधान है कि नहीं है। अब आप भारतीय संविधान का अगर अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संविधान को समसामयिक जरूरतों के मुताबिक, उसमें संविधान में ऊपरी तौर पर संविधान के ऊपरी ढांचे में परिवर्तन या उसमें संशोधन कर लिया जाए ताकि संविधान को समसामयिक जरूरतों के अनुसार, उस समय जिस संविधान की इस कानूनों की जरूरत है उसके तहत उसे अपग्रेडेट किया जा सके। तो इसमें भारत की संविधान की नवीनता की बात, उसकी मौलिकता की बात स्वतः आ जाती है। ये सारा तर्क रखा था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष उन लोगों के लिए जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा था, भारतीय संविधान को पैबंद का काम कहा था। और दूसरी बात यह है कि संविधान को उधार का थैला कहना इसलिए भी असंगत है क्योंकि उधार शब्द जो है वो एक आर्थिक शब्दावली है। उधार शब्द में ये बात निहित है कि अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी देश से कोई चीज उधार ले रहे हैं तो उधार में ये बात सन्निहित है कि उसे वापस करना है। इसलिए उधार शब्द को संविधान निर्माण के प्रक्रिया में शामिल करना ये एक अलग तरह का दोष पैदा करता है। यह एक मतलब असंगत बात प्रतीत होती है कि संविधान उधार का थैला है। क्या संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के जिन प्रावधानों से प्रभावित हुआ था, जिन विचारों से प्रभावित हुआ था, वो इस शर्त पर कि उसको वापस करना है? तो अगर ऐसा नहीं था तो ये कहना कि उधार का थैला है एकदम असंगत है, गलत है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि भाई हमारी सनातन संस्कृति हमको इस बात की शिक्षा देती है, इस बात की सीख देती है कि वातावरण में जो कुछ भी अनुकरणीय है, जिससे एक व्यक्ति स्वयं को या अपने राज्य को श्रेष्ठ बना सकता है, तो उसके लिए अनुकरण बिल्कुल कर लिया जाना चाहिए। इस चीज की सीख, इस चीज की शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है। ऋग्वेद में लिखा गया है, आनो भद्रो कृतवः यन्तु विश्वतः, लेट्स नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। कहने का मतलब है कि गीता में इस बात का उल्लेख किया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि वातावरण में जो एक उत्कृष्ट आदर्श थॉट्स प्रवाहित हो रहे हैं, जो अच्छे विचार प्रवाहित हो रहे हैं, उन विचारों को लेकर अपने व्यक्तित्व में शामिल करके अपने व्यक्तित्व को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बना लेना, ये किसी व्यक्ति की निजी काबिलियत है, उसकी अपनी निजी योग्यता है। इसलिए अगर ये हमारे संविधान निर्मात्री सभा की उसकी अपनी काबिलियत थी, अपनी योग्यता थी कि वैश्विक वातावरण में जो तमाम संवैधानिक तथ्य प्रभावित हो रहे थे, दुनिया के तमाम देशों के संविधान जो बना लिए गए थे, उन संविधानों के उन प्रावधानों को लेकर संविधान में शामिल कर लें, संविधान उसका अनुकरण कर लें, जिसकी वजह से संविधान को एक श्रेष्ठ संविधान बनाया जा सके। इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये एक एब्सर्ड बात है, एक निरर्थक बात है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की एक मौलिक रचना है, उनकी एक मौलिक कृति है, उनका एक मौलिक निर्माण है। इस तरह का आरोप लगाया जाना कि उधार का थैला है, पैबंद का काम है, दास मनोवृत्ति का सूचक है, इस तरह के आरोप निराधार हैं।
अब विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रमुख प्रावधान। तो अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में जो तमाम प्रावधान शामिल किए गए, उन प्रावधानों में से कौन कौन से प्रावधान किन किन देशों के प्रावधानों से प्रभावित होकर शामिल किए गए और किन परिस्थितियों में शामिल किए गए। उन प्रावधानों को बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से शामिल कर लिया गया या उसको भारतीय परिस्थिति के अनुरूप पहले बनाया गया, फिर भारतीय संविधान में उसे शामिल किया गया। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो ब्रिटेन से जो चीजें ली गई हैं वो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का सिद्धांत, मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम, द्विसदनवाद और परमाधिकार रिटें। ये प्रावधान जो है वो ब्रिटिश राज व्यवस्था में शामिल थे और इन प्रावधानों से प्रेरित होकर, इनसे प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई वो इस प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल करके भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में काम करती है, सेम उसी तरह की शासन प्रणाली हम लोगों ने नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि ब्रिटेन में जिस संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है वो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना करती है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की स्थापना करती है। यहां पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का मतलब होता है कि ब्रिटेन में संसद के द्वारा अगर कोई कानून बना दिया जाए तो वो कानून उचित है, अनुचित है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, सही है, गलत है, इसका निर्धारण करने की शक्ति न तो वहां के जुडिशरी को प्राप्त है और न ब्रिटिश राज व्यवस्था के किसी प्राधिकारी को प्राप्त है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कोई कानून बना दिया तो वो कानून अंतिम है, फिर वो कानून वहां लागू होकर ही रहेगा। हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में हमारे यहाँ संसद की शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित किया गया है। हमारे यहाँ संसद जो है संविधान द्वारा दी गई शक्ति के दायरे में रहते हुए ही कानून बना सकती है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को यह अल्टीमेट पावर नहीं है, वो लागू होकर ही रहेगा। अगर वो कानून विधि की प्रक्रिया के अनुसार में बनाया गया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है तभी उसे लागू किया जा सकेगा, अन्यथा वो कानून न्यायपालिका द्वारा अवैध ठहरा दिया जाएगा और वो कानून लागू नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिश राज व्यवस्था में जो संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करती है, भारतीय राज व्यवस्था में जिस संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है वहां पर संसदीय सुपरमेसी की बात नहीं है, संसदीय सर्वोच्चता की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो संसद की शक्तियों को संविधान द्वारा सीमित किया गया है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लेकर शामिल की गई, नहीं भाई, बल्कि ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के विचार को स्वीकार किया गया। देखा गया कि आखिर संसदीय शासन प्रणाली क्या है, वो हमारी व्यवस्था के अनुरूप है कि नहीं है, उसमें हम क्या संशोधन परिवर्तन करें कि हम अपने व्यवस्था को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से संसदीय शासन प्रणाली को वहां से लिया गया। अब हम अगर चर्चा करें कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या, तो आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये संसद के 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित होकर भारतीय राज व्यवस्था में लाई गई या भारतीय संविधान के द्वारा जो संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है, वहां से प्रेरित होकर उस संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशिष्टताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन में भी पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी
भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जिन विशिष्टताओं को स्वीकार किया गया है वो एज इट इज वही नहीं है जो ब्रिटेन में लागू हैं, जिन्हें ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के तहत ये प्रावधान है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष होगा वो नाम मात्र का होगा, वो औपचारिक होगा। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो राज्याध्यक्ष होगा वो उसकी कार्यकारी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित न होकर बल्कि प्रधानमंत्री में निहित होती, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और वो मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होता है। ये ब्रिटेन में भी है। दोनों में अंतर कहां पर? दोनों में अंतर है कि ब्रिटेन में जो राज्याध्यक्ष होता है, ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष वो वंश परंपरा के आधार पर, मतलब आनुवांशिकता के आधार पर, वंशानुगत आधार पर वो उस पद को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो एक प्रमुख विशेषता है, जिसे हम इसके एक मतलब प्रावधान के रूप में भी इसमें शामिल किए हैं कि राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक और नाम मात्र का महत्व, तो वहां पर जो राज्याध्यक्ष है संसदीय शासन प्रणाली में जो वंशानुगत पद को प्राप्त करता है, हमारे यहाँ जो राज्याध्यक्ष जो हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं वो वंशानुगत पद प्राप्त न करके बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए उस पद को प्राप्त करता है। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में ये अंतर पाया जाता है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की ये बड़ी विशेषता पाई जाती है कि संसदीय शासन प्रणाली में, ब्रिटेन में भी व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का आपस में सम्मिश्रण दिखाई देता है। आपस में मतलब संसद और कार्यपालिका जैसे आपस में मिली होती हैं। या व्यवस्थापिका का मतलब संसद, आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहा जाता है, विधानमंडल भी कहा जाता है और उसी को भारत में संसद कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता ब्रिटेन में भी है और उस विशेषता से प्रभावित होकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य संविधान में शामिल करते हुए संविधान के द्वारा उसे भारतीय व्यवस्था में भी लागू किया गया है कि यहाँ पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सम्मिश्रण पाया जाता है। अब व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? व्यवस्थापिका का मतलब है कि संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा, ये तो व्यवस्थापिका हो गई। कार्यपालिका कहा गया, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिश्रण। कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करती है, उस निकाय को कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिक्स हैं, उन एक दूसरे में से मिलकर बनते हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। भाई मंत्रिपरिषद अगर कार्यपालिका है, राज्यसभा और लोकसभा अगर विधायिका है, तो मंत्रिपरिषद कहां से बनती है? मंत्रीगण कहां के सदस्य होते हैं? संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में का सदस्य मंत्री वही व्यक्ति होगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। मतलब मंत्री बनने के लिए ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करे। हालांकि अनुच्छेद 75 खंड 5 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी, मतलब एक एक्सेप्शनल रूप में ये प्रावधान है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन यहाँ लिमिटेशन है, यहाँ एक सीमा है और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य न होते हुए केवल 6 महीने के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। अगर उसे आगे भी मंत्री बने रहना है तो ये कंपल्सन है, ये कंपल्सरी अनिवार्य है, उसे 6 महीने के अवधि समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता उसे प्राप्त करनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर रहा हो तो 6 महीने की अवधि पूरी होने के साथ उसका मंत्रिपरिषद में स्थान रिक्त हो जाएगा, उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। और ये भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 6-6 महीने के लिए अपने को बिना सदनों का सदस्य होते हुए मंत्री पद को बनाए रखे।
ये प्रावधान स्पष्ट रूप में किया गया है कि एक व्यक्ति को एक सरकार के शासनकाल में केवल एक बार इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार की सहूलियत, इस प्रकार की मोहलत दी जाती है कि सदनों का सदस्य हुए बिना वो मंत्री पद धारण कर सकता है, मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। अगर उसे आगे भी मंत्री बने रहना है तो उसे जो है सदन का सदस्य होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे मतलब मंत्रिपरिषद और संसद में आपस में सम्मिश्रण है, कैसे कार्यपालिका और विधायिका में सम्मिश्रण है। कहने का मतलब जो विधायिका के सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, वही मंत्रिपरिषद के भी सदस्य हैं, दोनों आपस में मिले जुले हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है। जबकि अगर आप इसकी तुलना मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम से करें, अध्यक्षीय शासन प्रणाली से करें, जो अमेरिका में अपनाई गई है, जो फ्रांस में अपनाई गई है, तो अमेरिका में आप देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका मतलब कार्यपालिका एजुकेटिव बॉडी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी से पूरी तरह से पृथक है। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है, इसे कार्यपालिका कहा गया है, इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा गया है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य वहां की कांग्रेस जो संसद है उसके सदस्य नहीं होते। वहां के संसद के जो दो सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि ये राष्ट्रपति के अपने विश्वासपात होते हैं। राष्ट्रपति अमेरिकी राज्य के नागरिकों में से किसी को भी अपना मंत्री बना सकता है। ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली, वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथक्करण पाया जाता है, सेपरेशन पाया जाता है। हमारे यहाँ या जहां भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली की एक ये विशिष्ट बात है कि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिली हुई प्रतीत होती हैं, आपस में मिश्रित हैं। विधायिका के सदस्य संसद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अगर इसको दूसरी तरह से आप समझना चाहें तो आप जानते हैं कि संसद जो बनती है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल है। राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है। जबकि राष्ट्रपति कहाँ का पदाधिकारी है? राष्ट्रपति किस खेमे का पदाधिकारी है? राष्ट्रपति को संविधान किस खेमे का पदाधिकारी घोषित करता है? कार्यपालिका का। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग या तो संविधान के द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मंत्रीगण, प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी माने जाते हैं। तो आर्टिकल 53 में जिस बात की घोषणा की गई है उससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका मंडल का पदाधिकारी है, वो कार्यपालिका गुट का सदस्य है, वो कार्यपालिका का प्रमुख है। अब मिक्सचर देखिए, ये कार्यपालिका समूह का प्रमुख जब तक राज्यसभा और लोकसभा के साथ शामिल नहीं होता तब तक संसद रूपी निकाय की रचना नहीं हो सकती है। संसद का मतलब होता है, संसद की परिभाषा में यह बात निहित है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, मतलब संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है जिन्हें राज्यसभा या लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है, निचला सदन है और इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो संसद में कौन? संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं, संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। मतलब राज्यसभा और लोकसभा के साथ जब तक राष्ट्रपति को शामिल नहीं कर लिया जाएगा तब तक उसे हम संसद नहीं कहेंगे। जबकि वास्तव में संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो कार्यपालिका समूह का सबसे बड़ा अधिकारी है। इस प्रकार इस आधार पर भी आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में मतलब संसद और कार्यपालिका में एक प्रमुख और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और ये संबंध कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। यही संसदीय शासन प्रणाली है। और मंत्रिपरिषद कहा गया कि मंत्रिपरिषद
के सारे सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य अपने नीतियों तथा कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो अपने पद पर तभी तक रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उनको विश्वास प्राप्त, लोकसभा का उनमें विश्वास प्राप्त है। लोकसभा जब चाहे उन पर अविश्वास व्यक्त करते हुए अगर अविश्वास व्यक्त करने के आधार उसके पास उपलब्ध हैं तो उस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को कभी भी हटा सकती है। तो ये तमाम संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश राज व्यवस्था में पाई जाती हैं और उनको लेके उनसे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी संसदीय शासन प्रणाली का ये प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार ब्रिटेन से और क्या लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को भी लिया गया है ब्रिटिश राज व्यवस्था से, ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से लेके उसे संविधान में शामिल किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार का क्या मतलब होता है? पहले तो आप जानिए कि विशेषाधिकार है क्या। आप जानते हैं कि संसद के सदस्यों को अपने दायित्वों को निर्वहन के लिए, कहने का मतलब है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को जो उन्हें दायित्व दिया गया है, जो उन्हें कार्य सौंपा गया है, उन कार्यों का समुचित निर्वहन कर सकें, देश के हित में उसका सही ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि अधिकारों के अभाव में दायित्वों का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति अपने पूरे मनोयोग से किसी काम को करे तो उसके लिए उसको अधिकार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार संसद सदस्यों को जो उनको दायित्व दिया गया है, जो उनको कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को तभी सही ढंग से कर पाएंगे जब उसके लिए उनके पास विशेषाधिकार होगा, एक विशेष अधिकार होगा, ताकि उनके इस कार्य में, उनकी कार्य प्रणाली में, उनकी कार्य प्रक्रिया में कोई इंटरफियर ना होने पाए, वो सही ढंग से अपने कार्य को कर सके। तो इसीलिए संसद सदस्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, जिसे संसदीय विशेषाधिकार कहा गया है, ताकि अपने दायित्वों का वो सही ढंग से निर्वाह कर सकें। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार की जरूरत थी। वही विशेष अधिकार संसदीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में, अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को इसी प्रकार के कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। संसद सदस्यों के इन अधिकारों के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी ऐसे विशेषाधिकार दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, मतलब भारत के महान्यायवादी को ऐसे विशेष अधिकार क्यों दिए गए, इसके पीछे एक मतलब आधार है, और आधार ये है चूंकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं मंत्रीगण जो हैं या अटॉर्नी जनरल जो हैं, इन्हें भी संसद के सदनों में उपस्थित होने, उसमें भाग लेने तथा उसमें बोलने का, संसद द्वारा बनाई गई समितियों में उपस्थित होने, भाग लेने तथा उन्हें बोलने का अधिकार होता है, ताकि वो भी इस अधिकार का निर्वहन समुचित ढंग से कर सकें, जिसके लिए उन्हें एक विशेष अधिकार की आवश्यकता, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहा गया। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संसद के दोनों सदस्यों के साथ साथ मंत्रियों को भी और भारत के महान्यायवादी को भी अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है। अब ये अधिकार दो रूपों में इनका वर्णन संविधान में किया गया है, इनका उल्लेख दो रूपों में किया गया है। एक सदन का जो कलेक्टिव मतलब प्रिविलेजेस है,
सामूहिक विशेषाधिकार है, और दूसरा जो इंडिविजुअल कह लीजिए कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, इंडिविजुअल उनका प्रिविलेजेस हैं। इन दोनों का प्रावधान संविधान में किया गया है। एक एक का हम देखते हैं कि सामूहिक विशेषाधिकार से क्या मतलब है या व्यक्तिगत विशेषाधिकार से क्या मतलब है। सदन सामूहिक रूप से अपनी कार्यवाही का संचालन कर सके, उसमें कोई इंटरफियर न कर सके, कोई हस्तक्षेप न कर सके संसदीय कार्यवाही के संचालन में। इसलिए सदनों को सामूहिक रूप से कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है, और इसी को कहा गया कि संसद का सामूहिक विशेषाधिकार, ताकि संसद कलेक्टिवली सामूहिक रूप से जो उसको दायित्व है, सदन सामूहिक रूप से जो उसको दायित्व दिया गया है, उसका समुचित निर्वाह वो कर सके। तो सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत जो पहला विशेषाधिकार दिया गया है, जिसे कहा गया है कि सदन की कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार। संविधान के द्वारा संसद के दोनों सदनों को अपने तौर तरीकों से, अपने संसदीय नियमों के अनुसार उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है, जिसे कहा गया है संसद का सामूहिक विशेषाधिकार, जो पहला विशेषाधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 122 में इस बात का जिक्र किया गया है कि संसदीय कार्यवाही के दौरान सदनों के द्वारा लिए गए किसी निर्णय को न्यायपालिका के किसी स्तर पर या भारतीय राज्य व्यवस्था के किसी प्राधिकारी के स्तर पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये संसद का सामूहिक विशेषाधिकार है कि अपने सदन को अपने तौर तरीके से संचालित करने का अधिकार। इसमें किसी बाह्य एलिमेंट की कोई इंटरवीनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ताकि सदन स्वतंत्र होके जो उस पर दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व का निर्वहन कर सके। इसी प्रकार जो दूसरा सामूहिक विशेषाधिकार है, जिसमें कहा गया है कि संसद के सदनों का ये विशेषाधिकार है कि वो किसी दिन विशेष की अपनी सदनीय कार्यवाही को वो प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशित कराने के लिए किसी को अधिकृत कर सकते हैं या प्रकाशन करने से रोक सकते हैं। संसद के दोनों सदनों को अनुच्छेद 105 के द्वारा अधिकार दिया गया है कि किसी दिन विशेष में सदन के द्वारा जिस मुद्दे पर, जिस इश्यू पर विचार विमर्श किया गया, उसे वो खुद प्रकाशित कर सकते हैं, वो किसी मीडिया के माध्यम से उसका प्रकाशन करा सकते हैं, या उन्हें अधिकार है कि अगर उन्हें लगे कि किसी दिन विशेष के सदनी कार्यवाही का किसी अंश को गोपनीय बनाए रखना है, उसे प्रकाशित नहीं कराया जाना है, तो उनको पूरा अधिकार है कि उस दिन के उस सदनी कार्यवाही के उस अंश को प्रकाशित करने से वो रोक दे। तो इस प्रकार ये भी सदन का एक सामूहिक विशेषाधिकार है, जिसे कहां से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया, कि सदनी कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार, प्रकाशित कराने का अधिकार या प्रकाशन से रोकने का अधिकार। इसी प्रकार संसदीय विशेषाधिकार का जो अगला सामूहिक विशेषाधिकार है, जिसमें कहा गया है कि बाहरी सदस्यों को बाहर भेजने का अधिकार। आप जानते हैं कि जिस समय लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती है, तो उस कार्यवाही को आम जनता के लिए भी लाइव देखने की व्यवस्था की गई है। आप वहां जाइए, एक दर्शक दीर्घा बनी हुई है, जहां पर आम पब्लिक, जहां पर भारतीय जनता जाके बैठ के संसद की कार्यवाही का अवलोकन कर सकती है, उसे देख सकती है, उसे सुन सकती है। ये जनता को ये सुविधा दी गई है। लेकिन सदन का ये सामूहिक विशेषाधिकार है कि अगर सदन किसी दिन अपने किसी बैठक को गुप्त बैठक में आयोजित करना चाहे, गोपनीय बैठक में आयोजित करना चाहे, कुछ गोपनीय निर्णय पर विचार
कुछ गोपनीय मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए, निर्णय लेने के लिए वो बैठक बुलाई जाए, तो सदन को ये पूरा अधिकार है कि बाहरी व्यक्तियों को, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, उन्हें वहां से जाने का आदेश दे सकती है। इसी प्रकार सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत जो ब्रिटेन में भी है, जो ब्रिटेन से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ये कहा गया कि सामूहिक विशेषाधिकार सदन को ये है कि सदन किसी भी समय अपने सदस्यों या बाहरी सदस्यों पर विशेषाधिकारों के हनन के लिए, अपने अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार रखता है। अगर किसी समय बाहरी कोई सदस्य या सदन का कोई सदस्य सदनीय मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, सदन का अनादर करता है, सदन का अपमान करता है, मतलब सदन के कार्य संचालन के समय कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे सदन की मर्यादा पर चोट पहुंचती हो, तो सदन को पूरा अधिकार है कि उसके विरुद्ध वो दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है। इसी प्रकार सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत इस बात का भी प्रावधान है कि किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन को अपने सदन के भीतर, अपने चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को अपने सदनीय नियमों और विनियमों के तहत उसे रेगुलेट करने का, उसे नियमित करने का, उसे नियंत्रित करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार सदन को यह अधिकार है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में साधारण वारंट जारी करके किसी भी सदस्य को या बाहरी व्यक्ति को उसे जेल भेजने तक का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में जो सदनों को सामूहिक अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार जो ब्रिटिश राज व्यवस्था में भी हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी दिए गए हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को भी दिए गए, हाउस ऑफ कॉमन्स को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, उन्हीं विशेष अधिकारों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में यहाँ पार्लियामेंट के, यहाँ संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली उस प्रिविलेजेस को दिए हैं, उस विशेषाधिकार का प्रावधान यहां भी किया गया है। अपने सदन की कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार, सदनीय कार्यवाहियों को प्रकाशित करने, प्रकाशित करवाने या प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार, दर्शक दीर्घा से बाहरी व्यक्तियों को जाने का अधिकार, अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकारों के हनन के मामले में दंडित करने का अधिकार, सदन की चार दीवारी के भीतर सारे मामलों को अपने तौर तरीकों से, अपने नियमों विनियमों के तहत रेगुलेट करने का अधिकार, और विशेषाधिकारों के हनन के मामले में साधारण वारंट जारी करके, जो साधारण वारंट जारी करने का दायित्व तो न्यायपालिका के पास होता है, लेकिन ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया, पार्लियामेंट के सदनों को दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सदनीय मर्यादाओं के उल्लंघन में काम कर रहा, अनैतिक काम कर रहा, तो सदन को अधिकार है उसके विरुद्ध साधारण वारंट जारी कर उसे जेल भिजवा सकती है। तो ये सारे सामूहिक अधिकार जो हैं वो सदन को दिए, संसद को दिए गए हैं। और ये सदन का सामूहिक विशेषाधिकार है, ये उनका विशेष अधिकार है, सदन का अधिकार है, कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से उनका अधिकार है कि ऐसी कार्यवाही वो कर सकते हैं ताकि सदन की मर्यादाओं को, सदन की गंभीरताओं को बनाए रखा जा सके। दूसरा जो अधिकार है जिसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहा गया है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मतलब है सदन के जो सदस्य हैं, सदस्य गण को संसद का सदस्य होने के नाते इंडिविजुअली जो उनका प्रिविलेजेस है, इंडिविजुअली जो उनका विशेष अधिकार है, उसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहा गया है। जैसे सिविल गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, और इसमें कहा गया है कि संसद के किसी सदस्य को किसी सत्र के दौरान अथवा ऐसे सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक किसी सिविल मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर सिविल मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है, दीवानी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है,
तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये उनका प्रिविलेजेस है। कंडीशन है कि अगर सदन का सत्र चल रहा है या ऐसे सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पहले से ये विशेषाधिकार, ये प्रिविलेजेस उन पर लागू हो जाता है और सदन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक ये लागू रहता है। ये अधिकार क्यों दिया गया? ताकि सदन के सदस्य अपनी सदनीय कार्यवाही को, अपनी संसद के प्रति उनकी लायबिलिटी है, जो उनको संविधान के द्वारा जिम्मेदारी दी गई कानून बनाने की, वो काम कर सके, वो काम पूरा किया जा सके, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण किया जा सके, ये अधिकार उनको दिए गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस व्यक्तिगत अधिकार में आपराधिक मामलों में किए गए कृत्य या निवारक निरोध के उल्लंघन में, निवारक निरोध अधिनियम के उल्लंघन में किए गए कृत्य के लिए उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं होती है। यह छूट केवल सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में या निवारक निरोध अधिनियम के विरुद्ध यह छूट उन्हें प्राप्त नहीं होती है। तो पहला जो व्यक्तिगत अधिकार उन्हें दिया गया है, जिसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहा गया है, वो सिविल मामलों में उन्मुक्ति का अधिकार। उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किन कंडीशन में, उसका मैंने बताया, आपको जिक्र किया। दूसरा जो अधिकार है, दूसरे में कहा गया है कि गवाह के रूप में उपस्थित होने से उन्मुक्ति। अगर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य किसी मामले में गवाह के रूप में न्यायपालिका में उसे मतलब इनरोल्ड किया गया है, तो उसको इस मामले में न्यायपालिका समन जारी करके बुला नहीं सकती। अगर उस मामले की सुनवाई न्यायपालिका में संसद के सत्र के दौरान हो रही है, तो उनको ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त है कि न्यायपालिका समन जारी करके भी सदन की अनुमति के बगैर उन्हें न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलवा नहीं सकती है। इसे कहा गया कि गवाही देने से उन्मुक्ति। और तीसरा जो विशेषाधिकार उनका है, जो अंतिम विशेषाधिकार है, जो सदन के सदस्य होने की वजह से उन्हें अधिकार दिया गया है, उसमें कहा गया है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार। ये वो अधिकार है जिसे नागरिकों को अनुच्छेद 19 खंड 1 का में दिया गया है। उसी प्रकार का विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को अपने मन मस्तिष्क में दबे हुए भावों, भावनाओं और विचारों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रकट करने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। और उनका ये अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 में दिए गए नागरिकों के अधिकार की तुलना में ज्यादा पावर रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 खंड 1 का में जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उन्हें दी गई, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उनको दी गई, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उनको दी गई है, उन पर कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं संविधान के द्वारा आरोपित की गई हैं। कौन कौन? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, देश की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राज्य की संप्रभुता के अधीन होगी यह स्वतंत्रता। ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो अधिकार है उनका, वो इन प्रतिबंधों के अधीन होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 खंड 2 से लेकर अनुच्छेद खंड 6 तक किया गया है। जबकि संसद सदस्यों को अनुच्छेद 105 के द्वारा जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत उन्हें विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, उस पर संविधान के द्वारा कोई सीमा नहीं लगाई गई है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और उसके मूल में, उसके पीछे यही कारण है ताकि वो अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन, संसदीय मतलब कृत्यों का निर्वाह
सही तरीके से कर सकें। तो ये दूसरा प्रावधान जो ब्रिटिश राज व्यवस्था से लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कहां से? संसद से। तीसरी चीज जो पार्लियामेंट से ली गई ना, जो ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से लेके भारत में लागू किया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनेगा कैसे, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस कानून बनाने की पद्धति को ब्रिटिश राज व्यवस्था से, ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से लेके यहां शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि कोई भी कानून बनने से पहले उसे विधेयक कहा जाता है, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है, और वही अध्यादेश जब संसद के विभिन्न चरणों से गुजर कर, संसद के दोनों सदनों से गुजरते हुए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो वही विधेयक जो है, वही ऑर्डिनेंस जो है, वो एक्ट बन जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम जिस समय हम आपको संसद को पढ़ा रहे होंगे, संसद के बारे में बता रहे होंगे, संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया का, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। यहां अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कानून बनने से पहले कोई विधेयक कितने प्रकार का होता है। तो भारत में विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान की आर्टिकल 107 में किया गया है। धन विधेयक, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। वित्त विधेयक, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया, 117 में किया गया है। और जो चौथा विधेयक है, जिसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। यहां पर जो धन विधेयक है, उसको लेके, धन विधेयक को लेके संसद के दोनों सदनों की शक्तियों में एक बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे धन विधेयक पर पूरा का पूरा जैसे अधिकार लोकसभा का है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित रखी गई हैं। जबकि शेष जो विधेयक हैं, उनमें सामान्य स्थितियों में, जैसे सामान्य विधेयक है जो अनुच्छेद 107 में वर्णित है, वित्त विधेयक है 117 में वर्णित है, और संविधान संशोधन विधेयक है 368 में जिसका उल्लेख है। इन तीनों विधेयकों के संबंध में माना जाता है कि दोनों सदनों की शक्तियां यकीनन सिमिलर रखी गई हैं, यकीनन समान रखी गई हैं। हम यह उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, उसको हम उदाहरण के तौर पर किसी एक विधेयक को लेते हैं कि वो विधेयक कैसे कानून में बनेगा, कानून में बदलेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है जो ब्रिटेन से ली गई। अगर हम साधारण विधेयक को ले लें, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 107 में किया गया है, तो देखिए साधारण विधेयक की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पर हम एक हल्का सा फोकस करते हैं कि कानून कैसे बनता है, विधेयक कानून में कैसे परिवर्तित होता है, वो क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, उसकी पद्धति क्या है जो ब्रिटेन से ली गई। तो कोई भी विधेयक, पहली बात तो 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है सरकारी विधेयक, ऑफिशियल ऑर्डिनेंस, और दूसरे को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक, अनऑफिशियल ऑर्डिनेंस। यहां ऑफिशियल ऑर्डिनेंस और अनऑफिशियल ऑर्डिनेंस में क्या अंतर है? सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है? सरकारी विधेयक का मतलब एक ऐसा विधेयक जिसे सदन में किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करके आरंभ किया गया हो। सरकारी विधेयक का मतलब है कि सदन में प्रस्तुत किया गया ऐसा विधेयक जिसे मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत करके आरंभ किया गया है। जबकि गैर सरकारी विधेयक का मतलब होता है एक ऐसा विधेयक जिसे सदन में मंत्री के द्वारा नहीं, बल्कि सदन के किसी सदस्य के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के किसी सदस्य के द्वारा उसे प्रस्तुत करके आरंभ किया गया है, तो उसे अनऑफिशियल ऑर्डिनेंस कहेंगे, उसे गैर सरकारी सदस्य विधेयक कहेंगे।
अब सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर यह है कि अगर वो सरकारी विधेयक है, अगर वो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसके लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, सदन के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वो अनऑफिशियल ऑर्डिनेंस से गैर सरकारी विधेयक है, तो उसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले सदन की परमिशन लेनी पड़ती है, सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार साधारण विधेयक के बारे में प्रावधान है कि सामान्यतया साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां लगभग बराबर होती हैं। साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से कहीं भी उसे प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। इसे जिस भी सदन में प्रस्तुत किया गया, उस सदन में कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के अनुसरण में काम किया जाता है। जैसे हालांकि ब्रिटेन और भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर इस बात को पाया जाता है कि जहां ब्रिटेन में कानून बनाने की प्रक्रिया में मतलब समितियों का निर्माण आवश्यक पाया जाता है, वहीं भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया में समितियों का गठन संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। ब्रिटेन में यह प्रावधान है कि अगर कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसे अगर प्रस्तुत करके आरंभ किया गया है, तो द्वितीय वाचन के दौरान कंपलसरी रूप से उस विधेयक पर विचार करने के लिए वहां एक समिति गठित की जाती है। समिति उस विशेष विधेयक पर प्रॉपर विचार करती है और अपनी सिफारिश सदन को सौंपती है, फिर सदन उस पर विचार करता है। लेकिन भारत में अधिकांश विधेयकों के भविष्य का निर्धारण सदन स्वयं कर देता है, बिना किसी समिति का गठन करके या समिति द्वारा उस पर विचार विमर्श करवाए, स्वयं उस पर जो है वो निर्णय ले लेता है। तो अगर किसी विधेयक को किसी, अमेरिका में समितियों को और बड़ा अधिकार दिया गया है। अमेरिका में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी में प्रथम वाचन के बाद ही, जहां ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के बाद समिति का गठन होता है, वहीं अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद ही एक समिति का गठन कर दिया जाता है। इसे सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है, और उसके बाद सदन उस पर विचार करता है। अमेरिका में तो समितियों को इतना अधिकार दिया गया, इतना बड़ा राइट्स उनको दिया गया है कि वो चाहें तो किसी विधेयक को कानून बनने से रोक दें। उसका सामान्य तरीका यह है कि जो विधेयक उनको विचार विमर्श के लिए उन्हें सौंपा गया है, दिया गया है, उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के बाद वो अपनी सिफारिश सदन के सामने प्रस्तुत ही न करें, वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में ये बात सदन की इच्छा पर निर्भर करती है। सामान्यतया भारत में किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का गठन तभी किया जाता है जब कोई एकदम नए किस्म का विधेयक होता है। अन्यथा सामान्य विधेयकों पर सामान्यतया सदन ही विचार करता है और विचार करके उसे पारित करके अगले सदन को प्रेषित कर देता है। तो अगर कोई सदन किसी विधेयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो उस विधेयक में 3 वाचनों का आयोजन होता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन। प्रथम वाचन एक औपचारिक वाचन भर है जो किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अवस्था होती है। उसमें विधेयक का प्रस्तुतकर्ता सदन में खड़ा होकर उस विधेयक के उद्देश्य को बताता है, उसके लक्ष्य को बताता है कि क्यों ये विधेयक कानून बनना चाहिए। उसके बाद उस विधेयक की प्रकाशित प्रतियां सदन में वितरित कर दी जाती हैं, काम खत्म होता है उस वाचन का। द्वितीय वाचन, उसके बाद प्रथम वाचन में ये काम किया जाता है कि सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा द्वितीय वाचन कब आयोजित किया जाए, इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी जाती है। यही द्वितीय वाचन किसी विधेयक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है। इस पर आपका सवाल भी पूछा गया है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा वाचन सबसे महत्वपूर्ण है? द्वितीय वाचन, क्योंकि द्वितीय वाचन के दौरान सदन के समक्ष लंबित विधेयक के एक एक बिंदु पर
बड़ी गहनता, गहराई के साथ विस्तृत रूप से उसका विश्लेषण, संश्लेषण किया जाता है। अब द्वितीय वाचन के दौरान उस विधेयक के संबंध में प्रस्ताव लाया जाता है कि इस विधेयक पर सदन प्रत्यक्ष रूप से इस पर विचार करके इसको पारित करे, या इस विधेयक के संबंध में विचार करने के लिए समिति का गठन किया जाए, या इस विधेयक पर राय जानने के लिए इसे जनता के बीच प्रकाशित करा दिया जाए। तो इन तीनों विकल्पों में से जिस भी विकल्प के संबंध में सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी पारित प्रस्ताव के अनुसरण में सदन जो है काम करता है। अगर सदन प्रस्ताव पारित करता है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए समिति गठित की जाए, तो सदन जो है, अगर उसी सदन के सदस्यों को लेकर समिति गठित करता है तो उसे प्रौढ़ समिति कहा गया है। अगर सदन जो है दोनों सदनों की सहमति से दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर समिति का गठन किया गया है, इसे संयुक्त प्रौढ़ समिति कहा गया है, इसे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है। अब समिति जो है उस विधेयक पर विचार करती है और अपनी सिफारिश को सदन को सौंप दी है, फिर जाके सदन जो है उस पर विचार करता है, उसको पारित घोषित करता है। लेकिन अगर सदन यह प्रस्ताव पारित करता है कि इस विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए इसे प्रकाशित करा दिया जाए, तो उस विधेयक को मान्यता प्राप्त संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं तथा जनता की राय जानने के लिए उसे राजपत्र में गजट करा दिया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि इसको निर्धारित तिथि के तहत विचार विमर्श करके इसको सरकार के पास भेजा जाए। अब जब जनता उस पर विचार करके राष्ट्रीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, ये विचार करके अपनी सिफारिश देती हैं, तब जाकर सदन बात करता है, उस पर सदन जो है विचार विमर्श करता है। लेकिन तीसरा विकल्प, अगर सदन प्रस्ताव पारित करता है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए न तो समिति का गठन किया जाना जरूरी है और न ही इस पर विचार करने के लिए इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है, बल्कि सदन स्वयं इस पर विचार करे और विचार करके इसे पारित करे। तो सदन न तो समिति का गठन करता है और न ही जनता की राय जानने के लिए उसे प्रकाशित कराया जाता है, बल्कि सदन स्वयं उस पर विचार करते हुए उस पर विचार करता है और जो भी चीजें उसमें संशोधनीय होती हैं उनको संशोधन आदि का मतलब प्रावधान किया जाता है। उसके बाद तृतीय वाचन का आयोजन होता है। ये उस सदन में बात चल रही जहां भी उसे प्रस्तुत किया गया है, यही है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तृतीय वाचन में भाषा संबंधी त्रुटियों को छोड़कर अन्य किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाता है। तृतीय वाचन की सबसे जो बड़ा कार्य है, उस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे पर सदन की इच्छा जानने के लिए मतदान कराया जाता है। अगर सदन का बहुमत उस विधेयक की स्वीकृति के पक्ष में है तो मान लिया जाता है कि उस सदन के द्वारा वो विधेयक पारित कर दिया गया। अगर सदन का बहुमत उस विधेयक की अस्वीकृति के पक्ष में है तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर सदन ने मतलब उसकी स्वीकृति के पक्ष में मतदान दिया, अपना बहुमत दिया है, तो वो प्रस्ताव उस सदन द्वारा पारित घोषित किया जाता है, लेकिन कानून अभी नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि आरंभकर्ता सदन ने, प्रस्तुतकर्ता सदन ने उस सदन को पारित कर दिया है। अब वो सदन दूसरे सदन में, लोकसभा में शुरू हुआ है, तो अब राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा में भी इन्हीं सारी चरणों से गुजरा जाता है। अगले सदन में भी इन्हीं सारे चरणों से गुजरा जाता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, समिति की आवश्यकता, समिति गठित किया जाए, या जनता की राय जानना तो उसके लिए प्रकाशित कराया जाए, या सदन खुद उस पर विचार करे। अगर द्वितीय सदन आरंभकर्ता सदन से सहमत होते हुए उस विधेयक को अपेक्षित बहुमत से
पारित कर देता है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक अब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन अगर द्वितीय सदन आरंभकर्ता सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक में कुछ संशोधन चाहता है, लेकिन तो द्वितीय सदन अपने संशोधनों सहित उस विधेयक को आरंभकर्ता सदन के पास पुनः भेजता है। यदि आरंभकर्ता सदन द्वितीय सदन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो विधेयक फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आरंभकर्ता सदन द्वितीय सदन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों से सहमत नहीं है, तो चूंकि साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक में सामान्य स्थिति में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है, इसका मतलब है कि उस विधेयक को लेके दोनों सदनों में क्लैश हो गया, दोनों सदनों में डेडलॉक पैदा हो गया, गतिरोध पैदा हो गया, तो या तो वो विधेयक वहीं अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साधारण विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन उसको मतलब अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसे पारित किए हों, तभी वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। एक भी सदन सहमत नहीं है, तो चूंकि साधारण विधेयक है, उस साधारण विधेयक के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं, तो सदन वहीं वो विधेयक वहीं गिर जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति की भी परिकल्पना संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई थी जिसमें साधारण विधेयक के संबंध में भी लोकसभा को शक्तिशाली बना दिया गया। अब इस विवादित विधेयक के संबंध में जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक पैदा होने से, गतिरोध पैदा होने से वो कानून नहीं बन पा रहा है। राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि जिस विधेयक को लेके लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध पैदा हो गया है, उस विधेयक का कानून में परिणत होना, कानून में परिवर्तित होना देश के हित में नितांत जरूरी है। उस कानून को अस्तित्व में लाया जाना चाहिए, नहीं देश को क्षति उठानी पड़ सकती है, ऐसा महसूस हो जाए, ऐसा एहसास हो जाए प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 108 में इस बात का प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति, संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि उस मतलब विवादित विधेयक पर जिस पर गतिरोध पैदा हो गया है, उस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ले, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन कर दे। ये शक्ति 108 राष्ट्रपति को देता है। और ऐसी ज्वाइंट मीटिंग के दौरान, ऐसी संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति उस विवादित विधेयक की महत्ता पर अभिभाषण देता है, दोनों सदनों के समक्ष कलेक्टिवली दोनों सदनों से उपस्थित होते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बताता है कि इस कानून का, इस विधेयक को जो विवादित हो गया है, विवाद की वजह से कानून नहीं बन पा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या देश के लिए है। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस विधेयक के संबंध में मतदान कराया जाता है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में हर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि वो साधारण विधेयक जिस पर विवाद हुआ है और राष्ट्रपति अगर संयुक्त बैठक बुला ले तो निर्णय उस पर बहुमत से होगा। बहुमत किसके पक्ष में? लोकसभा के पक्ष में, क्योंकि लोकसभा के पास 545 सदस्य, राज्यसभा के पास 245 सदस्य। इसका मतलब है कि एक विशेष परिस्थिति में साधारण विधेयक के संबंध में भी लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लोकसभा अगर संयुक्त बैठक के दौरान मतदान कराया जाता है तो लोकसभा अपने संख्या बल के आधार पर उस विवादित विधेयक को अपने इच्छा मुताबिक, जैसा वो चाह रही है वैसे कानून में वो परिवर्तित कर लेगी। तो ये तो अभी भी वो कानून नहीं बना। अब ये हो गया कि वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया है। और कोई कानून कब बनेगा, कोई विधेयक कानून में परिवर्तित कब होगा? जब संसद के जो तीनों अंग हैं, तीनों अंग की जो भूमिका है उस विधेयक के बारे में वो पूरी हो गई हो, तीनों अंगों के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जानी है वो पूरी हो गई हो, तभी वो कानून बनेगा।
अब लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, अभी वो कानून नहीं है, अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के संबंध में मूलतः 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, तो वो विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी पावर राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दे, और इसी को राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो कहा गया है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर दे तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। और तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास कि अगर राष्ट्रपति को प्रतीत हुआ है कि अमुक विधेयक पर सदनों के द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है, संविधान की मूल भावना के तहत रहते हुए इसे पारित नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को दोनों सदनों के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। और इस प्रकार पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर दोनों सदन पुनः विचार करते हैं, और विचार करते हुए उसको संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों, जैसे पहले भेजे थे वैसे भेज दें या संशोधन के लिए भेज दें, संशोधन के पश्चात भेजें। दोनों स्थिति में फिर जब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास केवल एक विकल्प होता है, और वो विकल्प है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, अपनी सहमति प्रदान कर देता है, अपना हस्ताक्षर कर देता है, वह विधेयक अस्तित्व में, वह विधेयक कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया है कानून बनाने की, ये विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर मेकिंग ऑफ लॉ है। और यही प्रक्रिया कहां से ली गई? ब्रिटेन से। हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कानून बनाने की प्रक्रिया है, और बहुत सारे प्रावधान वहां से लिए गए, लेकिन आज यही, कल इसके आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड इन सुविधाओं का, इन फैसिलिटी का लाभ आप तक पहुंच सके, और इसका लाभ लेते हुए आप अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।